नमस्कार। मगध और कलिंग की गाथा ईसा के भी 300-400 वर्ष पूर्व की है। मोटे तौर पर समझें तो मगध अर्थात आज का बिहार और कलिंग अर्थात आज का उड़ीसा। यह एकदम ऐसा तो नहीं है, लेकिन विषय को समझने के लिए ऐसा मानकर हम आगे बढ़ते हैं। यह गाथा अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के सर्वधर्म समावेशी स्वरूप का प्रदर्शन करती है। जरा विचार कीजिए कि बौद्ध अशोक, सनातनी पुष्यमित्र और जैन खारवेल, तीनों राजाओं के धर्म अलग अलग, किंतु जनता पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई दबाव नहीं। मगध के नंदवंशीय सम्राट महापद्मनंद ने कलिंग को अपने अधीन कर लिया था, किंतु बाद में कमजोर शासक घनानंद के समय अधिकांश कलिंग उनके आधिपत्य से मुक्त हो गया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य का अंत किया, तब तो उस समय सत्ता परिवर्तन की आपाधापी में पूरा कलिंग ही मगध के आधिपत्य से बाहर हो गया। किंतु जैसा कि सर्वविदित है, बाद में सम्राट अशोक ने कलिंग को पुनः विजित किया, किंतु कलिंग के उड़ू वीरों द्वारा किए गए जबरदस्त प्रतिरोध के कारण भीषण हिंसा हुई, जिससे दुखी अशोक ने अहिंसक बौद्ध धर्म की शरण ली। इन्हीं उड़ू लोगों के नाम पर इस क्षेत्र को उड़ीसा कहा गया। किंतु अशोक की मृत्यु के महज 50 वर्ष बाद ही मगध में मौर्य साम्राज्य के स्थान पर पुष्यमित्र शुंग या श्रृंग का शासन हुआ। उसी दौर में महामेघवाहन ने कलिंग को मुक्त कर वहां चेदी राजवंश की स्थापना की। आधुनिक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी व खंडगिरी के हस्ती गुम्फा अभिलेखों में इस प्रतापी सम्राट को एर वंश का वर्णित किया है। किंतु कई इतिहासकार एर को आर्य का अपभ्रंश मानते हैं। जो भी हो, पुष्यमित्र ने भारत भर में जीत के झंडे गाड़े, किंतु कलिंग को या तो जीतने का प्रयास नहीं किया या जीत नहीं पाए। पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र के बाद उनके बेटे बृहस्पति मित्र हुए, जिन्हें पराजित कर कलिंग सम्राट खारवेल ने अंततः कलिंग की महत्ता प्रतिपादित की। आज की कहानी उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट खारवेल की है, जिन्होंने न केवल मगध को जीता, बल्कि गोदावरी नदी पार कर सुदूर दक्षिण में भी अपनी विजय पताका फहराई। आइए हम सीधे कथानक पर चलते हैं। 15 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद खारवेल राजा घोषित हुए, किंतु पहले प्रशिक्षण शिक्षण लिया, उसके बाद सिंहासन पर बैठे 24 वर्ष की आयु में। और प्रथा के अनुसार राज्यारोहण के पूर्व ही जिनसे विवाह हुआ, उनका उल्लेख वजीरधर रानी के रूप में मिलता है। किंतु उनके दूसरे विवाह का बड़ा सजीव चित्रण उड़िया कवि नीलकंठ दास ने किया है। उसके अनुसार कलिंग के व्यापारियों ने राजा खारवेल से गुहार लगाई कि उन्हें सिंधु देश में व्यापार करने पर दंड दिया जाता है। सिंधु देश अर्थात आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ भाग, जिस पर उन दिनों भी एक बार पुनः यूनानी राजा डेमेट्रियस ने कब्जा कर लिया था। सेल्यूकस की पराजय के बाद भी यूनानी यवनों ने शस्य श्यामला भारत का मोह छोड़ा नहीं था। डेमेट्रियस ने जिस विजिर राजा को हराकर वह इलाका जीता था, उन्होंने अपने एक अन्य मित्र राजा के यहाँ शरण ली, जबकि उनकी बेटी घूसी एक ग्रामीण जमींदार के यहाँ ही पली बढ़ी। किंतु थी तो राजकन्या ही, अतः सुंदरता, शौर्य और पराक्रम उसे घुट्टी में ही मिला था। तो हुआ कुछ यूं कि महाराज खारवेल जब उस क्षेत्र में यूनानियों से युद्ध करने पहुँचे, तो स्थानीय कृषकों से भी सहयोग मांगा। जमींदार वृद्ध थे, अतः स्वयं तो युद्ध भूमि में जाने से असमर्थ थे, किंतु घूसी ने उनसे प्रबल आग्रह किया कि वह पुरुष वेश में अपने पिता का बदला लेने हेतु युद्ध में भाग लेना चाहती है। घूसी की जिद के आगे उसके पालक अभिभावक बुजुर्ग कृषक को झुकना पड़ा और घूसी महाराज खारवेल की सेना में शामिल हो गई। इसके पूर्व उसने स्थानीय कृषक युवाओं का एक बड़ा जत्था भी तैयार किया, जो उसके एक इशारे पर मरने मिटने को तत्पर थे। इस जत्थे ने युद्ध में अपने पराक्रम से खारवेल को भी अत्यंत प्रभावित कर दिया। कलिंग की सेना व स्थानीय वीरों के संयुक्त आक्रमण ने शीघ्र ही यूनानी सेना में दहशत पैदा कर दी और उनकी तरफ से एक दूत
संधि प्रस्ताव लेकर खारवेल के सम्मुख उपस्थित हुआ व संधि वार्ता हेतु राजधानी सिंहपथ में आमंत्रित किया। खारवेल वीर और साहसी थे, अतः तैयार हो गए, किंतु सजग घूसी ने उनसे साथ चलने की विनती की। उसने गुप्त रूप से अपने जत्थे को भी राजधानी में पहले ही पहुंचा दिया था। जैसी कि घूसी को आशंका थी, राजधानी में खारवेल पर आक्रमण हुआ, जिसमें घूसी की सजगता से उनकी जान तो बच गई, किंतु वे अतिशय घायल हो गए। राजधानी में पहले से मौजूद घूसी के जत्थे ने अंदर से और कलिंग की सेना ने बाहर से जो मारकाट मचाई, उससे डेमेट्रियस को भागने में ही भलाई प्रतीत हुई। घूसी ने घायल राजा खारवेल की सेवा शुश्रूषा की और उनकी एक प्रकार से प्राण रक्षा की। इस दौरान राजा पर उसका वास्तविक भेद भी प्रकट हो गया और एक नई प्रेम कहानी ने जन्म ले लिया। महाराज खारवेल ने यूनानियों से जीता हुआ राज्य उसके मूल राजा अर्थात घूसी के पिता को सौंप दिया और स्वयं घूसी से विवाह कर उसके साथ अपनी राजधानी लौटे। व्यापारियों की समस्या तो सुलझ ही चुकी थी। दक्षिण के मूषक राज्य के लोग भी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में उत्पात करते थे, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए गोदावरी नदी पार कर खारवेल ने आक्रमण किया और आज के आंध्र और तमिलनाडु तक अपनी विजय पताका फहराने के बाद अर्थात दक्षिण और पश्चिम को विजित करने के बाद खारवेल ने उत्तर का रुख किया और मगध पर आक्रमण किया। पहले हमले में उन्हें नाकामी मिली और दूसरे हमले में भी जब वे जीतने ही वाले थे, तभी उन्हें समाचार मिला कि डेमेट्रियस ने एक बार फिर हमला कर दिया है तथा वह साकेत को जीतने के बाद मगध तक आ पहुंचा है। खारवेल ने पहले उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया और अपनी सेनाओं का रुख मथुरा की ओर कर दिया। हालांकि इनके आने का समाचार पाकर डेमेट्रियस बिना युद्ध किए ही भाग निकला। खारवेल ने इसके बाद एक बार फिर मगध पर आक्रमण किया और इस बार उन्हें बृहस्पति मित्र श्रृंग को पराजित करने में सफलता मिल ही गई। जो भित्ति चित्र हाथी गुम्फा में मिले हैं, उसमें खारवेल के कदमों में झुके हुए एक राजा का चित्र भी है। यह चित्र डेमेट्रियस का भी हो सकता है और बृहस्पति मित्र का भी। मगध को जीतकर जो सबसे पहला काम खारवेल ने किया, वह था नंद के समय कलिंग से जीतकर पाटलिपुत्र लाई गई ऋषभदेव जी व अन्य जैन संतों की मूर्तियों को वापस कलिंग में लाकर स्थापित करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने नंद राजाओं के शासनकाल में ठानसुलिया नामक स्थान तक खुदवाई गई नहर को अपनी राजधानी तक विस्तारित किया और इस प्रकार कृषि के विस्तार के लिए काम किया। राजा खारवेल को केवल एक विजेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण व जनहितैषी राजा के रूप में भी याद रखा गया। उनके द्वारा बनवाए गए प्रासाद व उद्यान, खुदवाए गए तालाब, व्यापार संवर्धन के उपाय उनके सर्वजन हितैषी रूप को ही अभिव्यक्त करते हैं। लगभग संपूर्ण भारत विजय के उपरांत उन्होंने कलिंग के प्रथम शासक केतुभद्र की मूर्ति स्थापित करवाई तथा उस अवसर पर एक यात्रा का आयोजन किया। केतुभद्र का पूजन कलिंग के लोग प्राचीन काल से करते आ रहे थे, अतः स्वाभाविक ही नागरिक अत्यंत प्रसन्न हुए। तो ऐसा उनका सर्वधर्म समावेशी स्वरूप था। महज 37 वर्ष की आयु में ही महान दिग्विजयी राजा खारवेल जैन सन्यासी हो गए, किंतु मात्र 12 वर्षीय कार्यकाल की अपनी स्मृति को चिरस्थायी बना गए। नमस्कार।